ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और सचिन पायलट के ट्वीट पर अविनाश पांडे ने प्रतिक्रिया दी है। सही कह रहे हैं सचिन, अविनाश पांडे ने लिखा है, प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के साथ मिलकर सत्य को काफी परेशान किया लेकिन पराजित नहीं कर पाए। अविनाश पांडे प्रदेश प्रभारी, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आज सत्य की जीत हुई है। ये लिखा है अविनाश पांडे ने, सत्य वचन सचिन पायलट, आपने भाजपा के साथ मिलकर सत्य को काफी परेशान किया लेकिन पराजित नहीं कर पाए, ना आगे कर पाएंगे। सत्यमेव जयते। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बगावत के शुरू से साफ जाहिर है कि राजा के महल में घुटन बहुत है। रामनिवास गवाड़िया ने भी ट्वीट कर कहा कि हर किसी का दमन करना बेशक तुम्हारा पेशा है, तुम्हारे दमन को सहना अब ना हमारे बस का है। पुरखों के हक और अपमान का बदला लेकर जादूगर के दमन का अंत राजस्थान के पायलट के नेतृत्व में युवा पीढ़ी करेगी। जय जवान जय किसान। तो ट्विटर पर जंग अब शुरू हो गई है। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने ट्वीट किया, लिखा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। सचिन पायलट ने अपना ट्विटर प्रोफाइल भी बदल लिया है। पायलट ने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटा लिया है। सचिन पायलट ने ट्वीट किया, इस तमाम सियासी ड्रामे के बाद और सालों बाद अब ट्विटर से सचिन पायलट ने कांग्रेस का नाम हटा लिया है। अब इस नाम के बाद कौन सा नाम जुड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ट्विटर पर जंग चालू है। ट्विटर प्रोफाइल बदल लिया है। चलिए, तो मरुधरा में महाभारत क्या कुछ आज हुआ और अब क्या कुछ होने वाला है। 16 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कुछ चेहरों को, नए चेहरों को जगह मिलेगी, कुछ चेहरों को बदला जाएगा। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम अपडेट्स लगातार इस सियासी घटनाक्रम की आप तक पहुंचा रहे थे। एक एक पल की जानकारी गोवर्धन आपको दे रहे थे। फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, क्या अपडेट, अब क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर ली है राज्यपाल से और ट्विटर जंग भी शुरू हो गई है। देखिए, सत्ता संगठन की बड़ी सर्जरी के बाद में अब सत्ता की सर्जरी का मौका है। और जब मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार होगा तो अब सबसे बड़ी कयास इसी बात के लग रहे हैं कि किसको मौका मिलेगा। बहुत से लोग जो इंतजार कर रहे थे मंत्रिमंडल में शामिल होने का, उनको भी अब, क्योंकि 8 सीट खाली हो चुकी हैं, सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, ये 3 को बर्खास्त किए जाने के बाद मंत्रिमंडल में 8 की जगह खाली हो गई है। 8 नेता कौन होंगे, इसको लेकर के कांग्रेस के भीतर कयास लग रहे हैं। कई नेता अलग अलग क्षेत्रों में दावेदार हैं। अभी भी 12-13 जिले ऐसे हैं जहां से एक भी मंत्री नहीं है, तो उन जिलों से भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। 6.5 साल बाद एक बार जो संगठन की कमान है वो फिर शेखावटी के हाथ में आ गई है। आपको याद होगा 2013 में दिसंबर में जब कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई थी, उस वक्त चंद्रभान को हटा करके और सचिन पायलट को पीसीसी चीफ बना दिया गया था। और अब उसी शेखावटी से जो कमान ली गई थी, वापस गोविंद सिंह डोटासरा को सचिन पायलट से कमान लेकर के और गोविंद सिंह डोटासरा को सौंप दी गई है। तो कुल मिलाकर के जो संगठन की कमान है अब शेखावटी के हाथ में वापस आ गई है। अगर सत्ता की बात की जाए, 1-2 दिन में जो मंत्रिमंडल फेरबदल की बात है, और लगभग परसों ये तय हो चुका है कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार किया जाना है। इसमें जो जो चेहरे शामिल होंगे, राजनीतिक क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
अब एक परिवर्तन ये भी है कि जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें सचिन पायलट एक मजबूत खेमे के तौर पर अपनी नेगोशिएशन की थी उन्होंने। इस बार गहलोत को फ्री हैंड होगा। अब जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें गहलोत को अपना पावर है वो किसी को बांटना नहीं पड़ेगा। इतने दिन सचिन पायलट हर बड़े मौके पर हर नियुक्तियों में उनका वीटो चलता था या नेगोशिएशन करते थे। अब अशोक गहलोत को हाईकमान की ओर से फ्री हैंड मिलेगा और वो जिसे चाहेंगे अपनी टीम के लोगों को मंत्रिमंडल में हो चाहे राजनीतिक नियुक्तियों में हो वो अकोमोडेट करेंगे, उनको नियुक्त किया जाएगा। तो पहली जो शुरुआत है वो मंत्रिमंडल विस्तार से होगी, उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियों का नंबर आएगा। कई जो नेता हैं लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनको अब ये मौका मिलेगा। कई जातीय समीकरण इसके आधार पर बदल भी गए हैं। कई जो कांग्रेस के गुर्जर और मीणा नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा, क्योंकि रमेश मीणा के बर्खास्त किए जाने के बाद रामनारायण मीणा हैं, ऐसे जो चेहरे हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि पहले मुरारी मीणा दावेदार थे, मुरारी मीणा भी बगावत करके और सचिन पायलट के खेमे में है, तो रामनारायण मीणा जैसे नेताओं के लिए अब मंत्रिमंडल में या राजनीतिक नियुक्तियों में कोई न कोई पद पाना आसान हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे नेता हैं जो बगावत करके जो गए हैं, जो मंत्रिमंडल में दावेदार थे। इसका असर सचिन पायलट और उनके सहयोगियों को साइडलाइन करने का असर अब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर जरूर होगा। जो बसपा छोड़कर के कांग्रेस में आए हैं उन विधायकों को अब ज्यादा कोटा मिल सकेगा। जोगिंद्र अवाना, राजेंद्र सिंह गुड़ा, वाजिब अली, ये ऐसे चेहरे हैं जिनके जो मंत्री पद के पहले भी दावेदार थे, दावेदारी कर रहे थे और शायद जब शामिल हुए थे उस वक्त से लेकर के अब तक साल भर से ज्यादा का 8 महीने का अरसा गुजर चुका है, 8-9 महीने का फ्लोर टेस्ट होगा क्या? अब उनकी मुराद पूरी हो सकती है। फ्लोर टेस्ट होगा क्या? क्योंकि हालांकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि बीजेपी को जरूरत नहीं है इस बारे में बोलने की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है बीजेपी। तो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि दम हो तो फ्लोर टेस्ट करवा के दिखाए मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए ये मांग जोर पकड़ेगी। बीजेपी ने कल अमित मालवीय जो इनकी आईटी टीम के हेड है उन्होंने एक ट्वीट करके कहा था कि पहले फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। अब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने ये मांग उठाई है और अगर लिखित में वो राजभवन देते हैं तो इसके बाद में सियासत कुछ और मोड़ लेती है। शायद राजभवन इस मामले में राजभवन और विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर ये चीजें उठाई जाएंगी और फॉर्मली औपचारिक तौर से वहां पर इसकी चिट्ठी देने के बाद ये मांग मानी जाएगी। हालांकि अभी तो ये सियासी तौर से गुलाब चंद कटारिया ने बयान दिया है, बीजेपी के और नेताओं ने बयान दिया है, लेकिन जिस फोरम पे ये बात उठानी चाहिए, जहां पर कहनी चाहिए, वहां भी शायद बीजेपी ने पत्र व्यवहार किया है। तो फ्लोर टेस्ट भी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात करके और अपने समर्थक विधायकों की सूची उनको सौंप दी है और मंत्रिमंडल सचिवालय ने शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी है, ऐसी खबरें हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक बार कम से कम राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि सरकार के पास बहुमत है। अभी सत्ता खेमे की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके पास 104 विधायक अभी भी यहां पर मौजूद है और वो 109 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। हालांकि स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन अशोक गहलोत अभी सरकार स्थिर होने का दावा पूरी तरह कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट भी हैं कि उनके पास में नंबर गेम है। हालांकि सचिन पायलट का खेमा ये दावा कर रहा है, बीजेपी ये दावा कर रही है कि सरकार को पहले बहुमत साबित करना चाहिए, फ्लोर टेस्ट से गुजरना चाहिए। अब ये राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं। हालांकि राज्यपाल की इस पूरे प्रकरण में बड़ी भूमिका होगी, राज्यपाल क्या तय करते हैं, लेकिन फिलहाल एक बार सत्ता और संगठन की सर्जरी व्यापक पैमाने पर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तक कांग्रेस में जो खेमेबंदी थी, दो मजबूत खेमे थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के, तो सचिन पायलट के खेमे को अलग कर दिया गया है क्योंकि जैसे ही बर्खास्तगी होती है। हालांकि अभी भी सचिन पायलट को पार्टी से नहीं निकाला गया है, पार्टी से न निष्कासित किया गया है न निलंबित किया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लगातार 2 दिन से यह प्रस्ताव पारित हो चुका है कि बगावत करने वाले जो विधायक और सचिन पायलट हैं, उनके साथ के जो विधायक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कांग्रेस विधायक दल का सर्वसम्मति से पारित हुआ प्रस्ताव है। केसी वेणुगोपाल जिनके दस्तखत से ये सारे परिवर्तन होते हैं, वो यहां पर बैठे हुए हैं, तो बहुत क्विक ये फैसला हो सकता है। अगर इन सबको नोटिस जारी करके और कार्रवाई करनी है
तो तत्काल ये हो सकता है, लेकिन कांग्रेस शायद वेट एंड वॉच कर रही है। चलिए गोवर्धन, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, बने रहिए आप। ये ट्वीट भी आया है, राज्यपाल का ट्वीट आया है राजभवन से। सचिन पायलट, ये देखिए ट्वीट है जो लिखा है राजभवन का। ये ट्वीट क्या है, इस ट्वीट में चलिए अब बड़ी खबर। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान, अगर गहलोत में दम है तो करवाएं फ्लोर टेस्ट। आज की तारीख में गहलोत सरकार अल्पमत में है, बहुमत साबित करने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार करना गलत। करने का प्रयास करोगे लोकतंत्र के साथ, एक तरह से चीरहरण का काम होगा। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें, तो जनता में एक अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी। हमने तो दूर खड़े रह करके सारा दृश्य देखा है कि हम ये जो आपस में जो लड़ाई है इसके परिणाम से क्या बनता है। मैं सोचता हूं कि जो परिणाम आना था वो आ गया। अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, मैं और मेरी पार्टी के सब प्रमुख लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। गोवर्धन, क्या कुछ पता चल पाया है कितने विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी है मुख्यमंत्री ने? हालांकि देखिए अब कुछ फर्क इन चीज़ों से पड़ता नहीं है, क्योंकि बहुमत होगा तभी मुख्यमंत्री ने लिस्ट सौंपी है। लेकिन बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है और कह रही है कि आज की तारीख में कांग्रेस अल्पमत में है। तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई, कुछ खबर मिली हो? देखिए, जो सत्ता खेमे की ओर से दावा किया गया था, हमारी कांग्रेस सूत्रों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि होटल में अभी 104 विधायक उनके पास में मौजूद हैं। और ऑन द रिकॉर्ड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उनसे पूछा था, तो ज्यादातर नेताओं का ये कहना था कि उनके पास में 109 का नंबर है। तो जाहिर तौर पर 109 की सूची ही मुख्यमंत्री ने गवर्नर को सौंपी होगी। लेकिन इस बीच ट्विस्ट ये आ गया है कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने ये मांग करती है कि पहले फ्लोर टेस्ट से गुजरा जाए। तो वो अगर राजभवन जाकर के ये मांग करते हैं तो बाद में अब गवर्नर पर रुख पर ये निर्भर करेगा कि इसके लिए कहते हैं। देखिए, अगर नंबर अभी जो जिस तरह कोटा जैसा माहौल नहीं रहे, सरकार पर कोई सवाल नहीं रहे, तो सरकार की मुखिया खुद चल करके ही इस तरह की चीजें कर देते हैं ताकि एक मैसेज चला जाए कि सरकार स्थिर है, उनको सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो ये मैसेज देने के लिए भी खुद चल करके भी राजभवन में विधायकों की परेड का भी एक विकल्प हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने औपचारिक तौर से फ्लोर टेस्ट की मांग रख दी है। अब गवर्नर के आगे के रुख पर निर्भर करेगा कि क्या वह सरकार को ये विधायकों की परेड कराने के लिए या फ्लोर टेस्ट के लिए आगे क्या होता है, ये कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगा। जी अच्छा, ये कब तक साफ हो जाएगा? परसों मंत्रिमंडल विस्तार होना है 16 तारीख को, तो लगता क्या है, क्या बीजेपी आज ही कह सकती है राज्यपाल से जाकर कि हाँ फ्लोर टेस्ट करवाया जाए? कुछ जानकारी, क्योंकि आज जाएगी तब जाकर आज या कल में फ्लोर टेस्ट होगा, परसों मंत्रिमंडल विस्तार होना है। नेता प्रतिपक्ष का नेता प्रतिपक्ष ने ये मांग की है, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है उसके हिसाब से आपको ऑन रिकॉर्ड जाकर के राजभवन जाकर के राज्यपाल को चिट्ठी देनी पड़ेगी। बीजेपी की आपत्ति के बाद अब राज्यपाल क्या फैसला करते हैं, वो फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं या विधायकों की परेड के लिए कहते हैं, ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि जब जब भी ऐसे स्थितियां आती है, जब सरकार में विधायकों का आना जाना लगता है, दल बदल जैसी स्थितियां आती है, तो राज्यपाल जरूर एहतियात के तौर पर, और उनका एक संवैधानिक दायित्व भी होता है कि वो कहते हैं कि आप बहुमत साबित करिए, आपके पास में नंबर कितना है ये दिखाइए। अब राज्यपाल का यहाँ भी ये विवेक पर निर्भर करता है कि वो फ्लोर टेस्ट करवाते हैं या यहाँ पर राजभवन बुला के परेड से करवाते हैं। उनका अगर भी विवेक पर निर्भर करता है कि वो जो मुख्यमंत्री की सौंपी हुई सूची है उससे भी संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब सरकारें दोनों जगह अलग अलग होती है तो राज्यपाल सूची से संतुष्ट नहीं होते, परेड भी करवाते हैं। तो ये अभी तो ये साफ नहीं हो पाया कि बीजेपी ने अभी केवल बयान जारी किया है। राजभवन चिट्ठी जब मिलेगी तब ये सारा स्पष्ट हो पाएगा कि राजभवन फिर आगे क्या फैसला करता है। जी, और दूसरे खेमे में क्या हो सकता है गोवर्धन? देखिए, दूसरे खेमे में अभी सचिन पायलट की ओर से केवल
ट्वीट आया है सचिन पायलट का, विस्तृत बयान आना सामने बाकी है, क्योंकि आगे उनकी रणनीति क्या होगी। दल बदल कानून का खतरा सचिन पायलट के खेमे पर ऐसे सूरत में लटक जाता है अगर वो खुद चल करके और कोई पार्टी बनाते हैं या बीजेपी में या किसी और पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी मेंबरशिप जाती है। तो ऐसे में दल बदल कानून से बचने का कोई रास्ता अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो नजर नहीं आता। अगर कांग्रेस उनको निकालती है तभी उनके पास में बचने का रास्ता होता, फिर विधानसभा में उनको अलग से ट्रीट करके असंबद्ध एमएलए के तौर पर ट्रीट किया जाता है। लेकिन ऐसे प्रावधानों में भी व्हिप उन पर लागू होता है। जो असंबद्ध सदस्य के तौर पर जो मान्यता दी जाती है उसमें भी पार्टी का एक व्हिप जरूर लागू होता है। जो कांग्रेस अगर व्हिप जारी कर देगी और उसके खिलाफ हो जाते हैं तो मेंबरशिप ऐसी सूरत में भी उनकी जाती है। तो काफी पेचीदा मामला ये अभी है और कांग्रेस में अभी भी सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव जरूर पारित हो चुका है। शाम तक शायद इस बात की संभावना है कि कांग्रेस को इस बारे में कोई फैसला कर ले, क्योंकि इतना उनको ये एडवांटेज शायद देगी नहीं। लेकिन जो कांग्रेस के रणनीतिकारों का ऐसा मानना है कि एक बार इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाई जाएगी। शायद कुछ विधायकों को एक बार ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि वो अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। तो इसलिए वेट एंड वॉच अपनाया जा रहा है। अगर बाद में लंबा ये मामला खिंचता है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर होगी। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। सफल बनाने के लिए एक षड्यंत्र फिर किया गया और जो प्रोपेगेंडा फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म के डायरेक्टर्स करते हैं वही उसी तरह का प्रोपेगेंडा मैंने कहा था कि एक स्क्रिप्ट खुद ने लिखी, उसके डायरेक्टर भी वही हैं, उसके प्रोड्यूसर भी वही हैं, उसके अभिनेता भी वही हैं, अभिनेत्री भी वही हैं। पर आज के घटनाक्रम को देखने के बाद में मुझे लगता है कि वो शायद, मैंने अभी मीडिया के चैनल्स में देखा था कि वो अत्यंत खुशी के साथ में राजभवन से बाहर निकल करके मीडिया के मित्रों को संबोधित कर रहे थे। तब उनके चेहरे पे जो खुशी दिखाई दे रही थी कि वो अपने योजना में सफल हुए। लेकिन इस सफलता की लोकतंत्र को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अभी मैं कुछ मीडिया के मित्रों का ट्वीट देख रहा था और मीडिया के कुछ चैनल्स में खबर देख रहा था कि बीटीपी के विधायक को किस तरह से रोका गया है, किस तरह से उसको गाड़ी में पुल के चारों तरफ पुलिस लगा करके रोका गया। इसके अतिरिक्त भी जो जयपुर के जिस होटल में विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी है, उस होटल से भी कुछ विधायकों ने सुबह से बाद में बातचीत की और उनको किस तरह से धमका करके, डरा करके, उनके ऑडियो कैसेट्स को यूज करके किस तरह से उनको बाड़े में जबरदस्ती बंद किया, वो अपना दर्द बयान कर रहे थे। आज एक घटना आप लोगों के सामने आई है। मुझे लगता है अगले दिनों में कई सारे ऐसे स्टेटमेंट, कई सारे ऐसे ऑडियो, कई सारे ऐसी घटनाएं आप सब लोगों के सामने आने वाली है। तंत्र का चीरण, और आज क्योंकि सरकार की परिस्थिति है, उस के अल्पमत में है और अब सरकार फिर अपनी सत्ता को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए किस तरह से मंत्री पदों का, विभिन्न प्रलोभनों का और उसके अतिरिक्त संसदीय सचिव बनाने के नाम पर कितनी तरह की रेवड़ियां बांटेंगी, कुर्सी अपनी बचाने में सफल होगी न होगी, ये भविष्य का सवाल है। लेकिन एक बात तय है कि इसकी कीमत यदि किसी को चुकानी पड़ेगी तो वो राजस्थान की जनता को चुकानी पड़ेगी। और मैं राजस्थान की जनता के माध्यम से, जनता की तरफ से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काले जो है अक्षरों से अंकित राजस्थान के इतिहास में किया जाएगा। और इस सब कृत्य के ऊपर अपनी इस योजना में एक तीर से दो निशाने, जो मुख्य निशाना था उसमें वो शायद लगता है कि सफल होते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं। ये समय बताएगा कि आने वाले समय में वो सफलता कितने दिन तक स्थायी होगी, किस स्तर तक स्थायी होगी, कौन रहेगा नहीं रहेगा, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन जो उनकी दूसरी योजना थी कि इसके माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व
और मैं तो आजकल देख रहा हूं पिछले 5-6 महीने से, जब से लोकसभा के चुनाव में पराजय हुई उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के हम सब के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी भी तरह से आलोचना करने से वो चूकते नहीं हैं। इस समय में भी अपने इस एजेंडा को पूरा करने के रास्ते में उन्होंने बार बार भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया। मैंने जैसा पहले दिन कहा था, आज से 2 महीने पहले, कि मियाँ बीवी के झगड़े में पंडित को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पड़ोसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि इस षड्यंत्र में तो शायद वो कभी सफल नहीं होंगे। सवाल ये कि क्या सचिन पायलट का स्वागत करेगी बीजेपी? अगर बीजेपी आना चाहते हैं, बीजेपी स्वागत करेगी, दरवाजा खुला है। मुझे लगता है कि वैसे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सब लोग जानते हैं, आप सब लोग भी इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, अपने साथ में जुड़े, हमारा जनाधार बढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इतना बड़ा हुआ है। दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी ने जब भारतीय जनता पार्टी का ये पौधारोपण किया था, विचार के साथ में किया था, और उस विचारधारा को परिपुष्ट करने के लिए कितने लोग देश की अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग पार्टी से हम सब लोगों के साथ में जुड़ते गए, कारवां बड़ा होता गया। आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। हमारी विचारधारा पे कदम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ में काम करने के लिए आएगा, निश्चित ही हम उसका बाहें पसार करके स्वागत करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। गजेंद्र जी, एक और सवाल है। चलिए, तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ से विधायक और शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा को पीसीसी चीफ बनाए जाने पर खुशी का माहौल है। सीकर में डोटासरा के निवास पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और परिजनों को बधाई दी। डोटासरा को पीसीसी चीफ बनाए जाने पर उनकी पत्नी सुनीता डोटासरा ने कहा कि उन्हें जो नई जिम्मेदारी मिली है वे उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। साथ ही पुत्रवधू ने भी खुशी जताई। लग रहा है जो जिम्मेदारी दी गई है उनको बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी शादी के बाद बहुत ही अच्छा घर में माहौल आ गया है। इतना अच्छा लग रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे के आगे हम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से मरुधरा में मचे सियासी घमासान पर बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सचिन पायलट के लिए दुख है, मेरे दोस्त का बेटा है। उन्होंने कहा कि आज जो घटना हुई उसे देखकर दुख हुआ है। पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि पार्टी में कमी नहीं है, हमारी कमी हो सकती है। महत्वाकांक्षाएं क्या है, कितना अपने पर काबू कर सकते हैं, ये सोचने का मुद्दा है। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद मेरे साथ हैं। सर, आज सचिन पायलट फिर पार्टी की विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए और एक प्रस्ताव पास हुआ है कि उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। उनके जो समर्थक थे उनको हटा दिया गया। सही फैसला है कांग्रेस का? देखिए, सचिन पायलट मेरे बहुत करीब के दोस्त के बेटे हैं, राजेश पायलट। राजेश पायलट जब अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे थे तो मैं उनके साथ था, पूरा देश घूमा था मैंने उनके साथ। इसलिए मेरे लिए ये जो घटना के समाचार आए हैं, मेरे लिए वो बहुत दुख का विषय है। और वो इसलिए भी है, एक तरफ जो हमारे जो पारिवारिक संबंध रहे हैं, दूसरी ओर इसलिए भी दुख का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें इस समय उन शक्तियों से लड़ना है, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, तो सचिन भी कह चुके हैं, सिंधिया साहब भी जब थे पार्टी में तो उन्होंने भी कहा था, हमको उन शक्तियों से लड़ना है जो हम मानते हैं इस देश को बिगाड़ रही हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम अपनी जो भी उम्मीद है या अपने जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं। चलिए, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे आपके साथ जुड़ेंगे सहयोगी स्वप्निल। आज